तो ये जो चैप्टर है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये आरएसी का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस बने हैं साइकोमेट्री के बाद वो इस चैप्टर से बनते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? हमारे साइकोमेट्री से, ठीक ना, विच इज़ द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ आरएसी। यहाँ पर वीसीआरएस में कुछ चीज़ें हमें देखनी है। पहले थोड़ा चैप्टर को डिटेल में देखते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? वेपर को कंप्रेस करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ वेपर का मतलब स्टीम नहीं है, यहाँ हम रेफ्रिजरेंट के वेपर की बात कर रहे हैं। क्लियर है? और पिछले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेफ्रिजरेंट क्या है। शुरुआत हमारी यहीं से हुई थी। रेफ्रिजरेंट वो मीडियम था जो कि हीट एब्जॉर्ब और हीट रिजेक्ट करने का काम करता था। क्लियर है? तो वही मीडियम यहाँ किसके फॉर्म में अवेलेबल है? वेपर के फॉर्म में अवेलेबल है। क्लियर है? और नेक्स्ट वर्ड है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, यानी ये जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ये वेपर को कंप्रेस करने की प्रिंसिपल पे काम करता है। रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना है। और हमने पिछले क्लासेस में बात की थी कि रेफ्रिजरेंट हमारा गैसियस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। बट यहाँ पर जनरली जिस गैसियस रेफ्रिजरेंट की हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली CFC होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक ना। जैसे कि R11, 12, R13, R22, R32, R134, ये सारे जो गैसेज हैं ये यहाँ पर एज अ रेफ्रिजरेंट काम करती हैं। और मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ये गैसेज ऐसी होती हैं कि अलग अलग प्रेशर और टेम्परेचर पे ये क्या करती हैं? अपना फेज चेंज कर लेती हैं। तो फेज चेंज करने के लिए, रेफ्रिजरेंट के फेज को चेंज करने के लिए हमें उसके प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है और फिर उसे घटाना पड़ता है, ठीक ना। इसीलिए सिस्टम का नाम क्या दिया गया है? कंप्रेशन सिस्टम। अब कंप्रेस करने के लिए यहां पर हमें कोई ना कोई ऐसा सिस्टम चाहिए। हमने थर्मोडायनेमिक्स में सीखा है कि कंप्रेशन वर्क जो होता है वो नेगेटिव होता है, ये हमें सिस्टम को देना पड़ता है। तो यहां पर सिस्टम को वर्क देने के लिए हम एक कंप्रेसर लगाते हैं, ठीक ना। जो कंप्रेसर हम लोग यूज करते हैं जनरली उसको हम हर्मेटिकल सील्ड कंप्रेसर कहते हैं। क्या नाम है भाई? हर्मेटिकल सील्ड। ऐसा इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें लीकेज का कोई चांस नहीं है। ये कंप्लीटली सील्डेड होता है। इसमें सिर्फ एक इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है। इसके अलावा इसे चारों तरफ से वेल्ड कर दिया जाता है, ठीक ना। लीक प्रूफ वेल्ड होता है जिससे कहीं भी लीकेज के चांसेस ना हो, बिकॉज है तो गैस, वो भी हाई प्रेशर पे। तो अगर जरा सा भी कहीं ओपन स्पेस रहेगा तो इट में लीक। इसीलिए हम लोग हर्मेटिकल सील्ड कंप्रेसर का उपयोग करते हैं। बट उन सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक जो प्रैक्टिकल लाइफ में VCRS सिस्टम का क्या है और इसका कहाँ यूज करता है ये सब देखते हैं, ठीक ना। तो जितने भी आपके हाउस होल्ड अप्लायंसेज हैं, घर में उपयोग की जाने वाली जितने भी अप्लायंसेज हैं जो कि रेफ्रिजरेशन परफॉर्म करती है, कूलिंग परफॉर्म करती हैं, वो सभी के सभी किसके ऊपर काम करती हैं? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के ऊपर काम करती हैं। जैसे आपके घर में यूज होने वाला रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, कॉलेज में यूज होने वाला वाटर कूलर, या फिर आपने कोल्ड ड्रिंक की दुकान में देखा होगा आइसक्रीम वाले रखते हैं डीप फ्रीजर। ये सारे के सारे सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड हैं? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला सिस्टम है। क्लियर है? तो इस सिस्टम में मैंने बताया कि बेसिक रूप से कितनी चीजें हैं? 4 चीजें। ये जो सिस्टम काम करता है, ये जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम काम करता है वो भी क्या है? किसी ना किसी साइकिल पे काम करता है। और जिस साइकिल पर यह सिस्टम काम करता है उसे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं, ठीक ना। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के ऊपर ही क्या करता है? यह सिस्टम काम करता है। तो इसके पहले हम लोगों ने कार्नोट साइकिल पढ़ी थी। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? कार्नोट साइकिल। ये जो साइकिल है ये कार्नोट साइकिल का ही इनहैंस रूप है, मॉडिफाइड रूप होता है। क्योंकि कार्नोट साइकिल में जो हमारा हीट एब्जॉर्प्शन और हीट रिजेक्शन किस प्रोसेस के दौरान था? किस प्रोसेस के दौरान था? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान हम हीट को एब्जॉर्ब करते थे और हीट को रिजेक्ट करते थे।
लेकिन जब हम प्रैक्टिकली इस चीज को अप्लाई करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक ना। इसीलिए इन प्रोसेस को क्या कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया और चेंज कर दिया गया आइसोथर्मल हीट एडिशन और एब्जॉर्प्शन और रिजेक्शन को किससे, आइसोबेरिक हीट एब्जॉर्प्शन एंड हीट रिजेक्शन से बदल दिया गया। साथ ही जो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन आइसन हो रहा था कार्नोट साइकिल में, उसको रिप्लेस किया गया आइसेंथैल्पिक प्रोसेस से। तो ये पूरा सिस्टम है, ये इसका इंट्रोडक्शन है कि कैसे हम कार्नोट साइकिल को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट किया, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो फिर शुरुआत करते हैं हम लोग वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की और साइकिल की, दोनों को हम लोग एक साथ देखेंगे और एक साथ सीखेंगे। इस तरफ हमने वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम बनाया है और इस तरफ हमने वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल बनाया है। तो दोनों चीज़ों को एक साथ समझना है क्योंकि ये जो सिस्टम है इस साइकिल के ऊपर कार्य करता है, ठीक है। हमने पहले ही बात की कि जो VCRS है ये इसका उपयोग कहाँ पे है भाई, हाउस होल्ड अप्लायंसेज में, लाइक रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर, ठीक ना, AC, डीप फ्रीजर, इन सब में हम लोग VCRS सिस्टम का यूज करते हैं। अगर इस सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम को देखें, ये जो हमने बनाया है ये क्या है हमारा ब्लॉक डायग्राम। तो इस सिस्टम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कंप्रेशन। इसकी नंबरिंग हमने की है 1 से 2, 1 से 2 के बीच में कंप्रेशर है, 2 से 3 के बीच कंडेंसर है, 3 से 4 के बीच एक्सपेंशन वाल्व है और 4 से 1 के बीच एवापोरेटर है। यानी VCRS में मुख्य रूप से हमारे 4 कंपोनेंट ही हैं, कंप्रेशर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और एवापोरेटर। यहां पर एक चीज और देखेंगे, हमने साइकिल को कैसा दिखाया है, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रहे ये कोई भी चीज मूव नहीं करता, ना तो कंप्रेसर, ना तो कंडेंसर, ना तो एक्सपेंशन वाल्व और ना ही एवापोरेटर। जो चीज साइकिल में घूमती है वो होती है रेफ्रिजरेंट। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रेफ्रिजरेंट क्या है और उसका रोल क्या है। रेफ्रिजरेंट वो वर्किंग फ्लूइड है जो इन सिस्टम के बीच में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगातार घूमते हुए एवापोरेटर में हीट को एब्जॉर्ब करती है और वापस कंडेंसर पे जाके हीट को रिजेक्ट कर देती है। तो ये चीजें सब अपनी अपनी जगह पे ही रहती हैं। जो चीज घूमती है वो क्या है, हमारी रेफ्रिजरेंट है, ठीक है। और VCRS में हमने बात की कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, बेसिकली CFC। अभी ध्यान दें, CFC को रिप्लेस कर दिया गया है इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट से। लेकिन शुरुआती समय में जो मैक्सिमम यूज हुआ वो क्या हुआ, CFC, और अभी भी कुछ हाउस होल्ड अप्लायंसेज में CFC यूज हो रहे हैं। लेकिन जो नया सिस्टम हमारे रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड आ रहे हैं उनमें CFC को रिप्लेस कर दिया गया है इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट से। क्लियर है ना। सबसे पहले हमें समझना होगा एक एक जो सिस्टम लगे हैं, जो 4 कंपोनेंट लगे हैं, इनका काम क्या है। इनके जब हम वर्क को समझ जाएंगे तो इसकी वर्किंग हम आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, और वो क्या है हमारा कंप्रेसर। पूरे सिस्टम में सबसे कॉस्टलियर और सबसे महत्वपूर्ण कौन है, कंप्रेसर है। पूरे सिस्टम की कॉस्ट का लगभग 50% अकेले कौन लेता है, कंप्रेसर लेता है। जनरली VCRS में जो कंप्रेसर हम लोग यूज करते हैं वो हर्मेटिकल सील्ड कंप्रेसर कहलाता है। हर्मेटिकल सील्ड का मतलब मैंने बताया कि कंप्लीटली चारों तरफ से क्या रहता है, पैक्ड रहता है। सिर्फ इनलेट की जगह रहती है और आउटलेट की जगह रहती है। इसके अलावा एक वाल्व और भी होता है जिससे जरूरत पड़ने पर हम रेफ्रिजरेंट को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। चार्ज का मतलब फील कर सकते हैं। यदि किसी मिस हैंडलिंग के कारण यदि रेफ्रिजरेंट लीक हो जाए, ठीक ना, तो फिर से अगर हमें रेफ्रिजरेंट फील करना हो तो वो कहाँ पे होता है, कंप्रेसर में ही होता है। तो एक तो इनलेट पोर्ट होता है, एक आउटलेट पोर्ट, और एक होता है चार्जिंग पोर्ट, जिसका उपयोग तभी होता है जब रेफ्रिजरेंट को क्या करना हो, फील करना हो। अदरवाइज पूरा का पूरा कंप्रेसर कंप्लीटली सील्ड फॉर्म में होता है ताकि कहीं से किसी तरह की लीकेज ना हो। लीकेज की समस्या इसलिए आती है क्योंकि कंप्रेसर के अंदर रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को हम बढ़ा देते हैं और हाई प्रेशर
और बाहर हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, लो प्रेशर, इसलिए लीकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना। कंप्रेसर का फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को बढ़ा देना। अब हम रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को बढ़ा क्यों रहे भाई, क्योंकि हायर प्रेशर हायर टेम्परेचर पे रेफ्रिजरेंट अपना फेज क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। हाई प्रेशर पे जब रेफ्रिजरेंट जाता है तो ये अपना फेज क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, और गैसियस फेज से किस फेज में आ जाता है, लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाता है। हमने ऑलरेडी इसको पहले सीख रखा है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में कि गैसियस फेज को लिक्विड फेज में कन्वर्ट करने के लिए, यानी गैस लिक्विडिफिकेशन के लिए गैस को हमें क्या करनी पड़ती है, कंप्रेस करनी पड़ती है। बात समझ में आ रही है। तो हम पहले प्रेशर को बढ़ाते हैं और फिर उसका फेज क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ताकि रेफ्रिजरेंट गैसियस फेज से किस फेज में आ जाए, लिक्विड फेज में आ जाए। क्लियर है। गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर देखें तो गैस के मॉलिक्यूल क्या हैं, दूर दूर, और लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या हैं, पास पास। तो यदि किसी गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे दबाना पड़ेगा, इतना नजदीक दबा के ले आना होगा कि उसके पार्टिकल किस फॉर्म में आ जाए, लिक्विड फॉर्म में आ जाए। ठीक ना। लेकिन यहां पर जो तकनीक यूज की जाती है वो कंडेंसेशन की यूज की जाती है। हम पहले रेफ्रिजरेंट के प्रेशर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और फिर उसे क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। जैसे ही वो ठंडा होता है उसका फेज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और वो गैसियस से किस स्टेट में आ जाता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो बेसिकली इसका काम है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को और टेम्परेचर दोनों को ही क्या करना, बढ़ाना। क्लियर है ना। बढ़ाने के बाद नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है हमारा कंडेंसर। कंडेंसर का पर्पस होता है जिस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर ने गैसियस फेज में जो सुपरहीटेड स्टेट में लेके जाता है, कंप्रेसर में जो रेफ्रिजरेंट है किस स्टेट में पहुंच जाता है, सुपरहीटेड स्टेट में। जनरली जो हमारा एजम्पशन है, जो हम मान के चलते हैं कि एक नंबर पे, यानी पॉइंट नंबर 1, यहां पर जो रेफ्रिजरेंट आता है उसकी स्थिति या स्टेट जो भी कहें वो होता है सैचुरेटेड वेपर। किस अवस्था में होता है, सैचुरेटेड वेपर की कंडीशन में होता है। थर्मोडायनेमिक्स में हमने जाना था सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, जहां पर लिक्विड 100%, जिस पॉइंट पर कंप्लीट लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में, उस पॉइंट को हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। या फिर जहां पर लिक्विड 100% किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर से लिक्विड में, उस पॉइंट को भी हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। जहां वेपर में 100% कन्वर्ट हो रहा है उसे वेपर सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, और जहां लिक्विड में 100% कन्वर्ट हो रहा है वहां उसे हम लिक्विड सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। इन चीजों को आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर ये जो पॉइंट 1 है, ये जो पॉइंट 1 है ये क्या है, वेपर सैचुरेशन पॉइंट, क्योंकि इधर से जाते हुए ये तो हमारा कौन सा रीजन है, फेज चेंज रीजन है। फेज चेंज होते होते पॉइंट 1 पे जाके 100% लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। तो पॉइंट 1 को ही हम यहां पर क्या कहते हैं, वेपर सैचुरेशन पॉइंट। यानी जब यहां पर देखिए पॉइंट 1 और पॉइंट 1, ये कौन सा स्टेट बता रहा है, सैचुरेशन पॉइंट, यानी यहां कोई लिक्विड नहीं है, 100% क्या हो चुका है, वेपर हो चुका है। और जब आप 1 से 2 कंप्रेस करते हैं, देखिए कौन से रीजन में चले गए हम, सुपर हीटेड रीजन में। यानी जब हम 1 से 2 कंप्रेस करते हैं तो यहां की स्थिति क्या होती है, सुपर हीटेड वेपर। ठीक ना। अब इस सुपर हीटेड वेपर को हम किस में ले जाते हैं, कंडेंसर में ले जाते हैं, और कंडेंसर का पर्पस है इस रेफ्रिजरेंट को कंडेंस करा करके लिक्विड फेज में ले आना। बात समझ में आ रही है। जैसे ही लिक्विड फेज में आता है इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ये करना बहुत जरूरी है यदि हम चाहते हैं कि सिस्टम का साइज क्या रहे, कंसाइज रहे, छोटा रहे, तो हमें जो वर्किंग फ्लूइड है उसके स्पेसिफिक वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा। और ताकि हम, और इसलिए हम कम करने के लिए उसको क्या करते हैं, उसके फेज को चेंज कर देते हैं। मैंने पहले ही बताया कि 1 लीटर पानी को हम छोटे से बॉटल में रख सकते हैं, लेकिन अगर उस 1 लीटर पानी को बॉयल कर दें और बॉयल करके स्टीम में, सुपर स्टीम में कन्वर्ट कर दें, तो ये पूरा हॉल क्या हो जाएगा, हमारा स्टीम से फिल्ड अप हो जाएगा। ठीक ना। इसीलिए हम उसके फेज को चेंज करा देते हैं, क्योंकि अगला जो डिवाइस है हमारा क्या है, एक्सपेंशन वाल्व है।
और एक्सपेंशन वाल्व मैंने बताया एक रिस्ट्रिक्टेड ओपनिंग होती है जिससे हम रेफ्रिजरेंट को पास कराते हैं। कंडेंसर बेसिकली होता क्या है? कंडेंसर यह एक तरह का क्या है? हीट एक्सचेंजर होता है जिसमें एक्सचेंज ऑफ हीट होता है। जो जब हमने कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस किया तो इसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या हुआ? बढ़ गया। हमने जो सिस्टम बनाया है वो कूलिंग सिस्टम बनाया है, चीज़ों को गर्म करना हमारा मकसद नहीं है। तो हम इस हीट को क्या करते हैं? यहाँ पे रिजेक्ट करते हैं। साथ ही हम आगे देखेंगे कि जब रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में आया तो एवापोरेटर से हीट को क्या किया था? ले करके आया था। तो उस हीट को कहाँ पे रिजेक्ट करता है? आकर के कंडेंसर में। और कंडेंसर में किसके पास रिजेक्ट करता है? बाहर क्या है हमारा? एटमॉस्फेयर। कंडेंसर एटमॉस्फेयर के साथ संपर्क में होता है और जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका टेम्परेचर हाई होता है, एम्बिएंट एयर का टेम्परेचर लो होता है, तो हीट का एक्सचेंज अपने आप पॉसिबल हो जाता है। और अगर हम हीट के एक्सचेंज को बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर बेसिकली एक फैन लगा देते हैं ताकि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। ठीक है। कंडेंसर के अंदर जो प्रोसेस होता है वो आइसोबेरिक मान के चलते हैं। कंडेंसर के अंदर नहीं, जितने भी हीट एक्सचेंजर होते हैं उनके अंदर जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है दैट इज आइसोबेरिक प्रोसेस। यानी प्रेशर को हम कांस्टेंट मानते हैं। आइडियली प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, प्रेशर में चेंज नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है? टेम्परेचर घट जाता है। कंडेंसर में क्या घटता है? टेम्परेचर घट जाता है। नेक्स्ट, जब आप यहां पे आते हैं कंडेंसर के बाद तो हमें क्या मिलता है? एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व कई तरह के होते हैं, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो डिफरेंट टाइप के एक्सपेंशन वाल्व पढ़ेंगे। बट हाउस होल्ड एप्लीकेशंस में जो एक्सपेंशन वाल्व हम लोग यूज करते हैं वो बेसिकली कैपिलरी ट्यूब होती है, जो एक बहुत ही स्मॉल डायमीटर की पतली ट्यूब होती है और उससे हम रेफ्रिजरेंट को क्या करते हैं? पास कराते हैं। क्या होगा भाई? जरा देखिए, मुझे अगर किसी स्मॉल होल से पास करना हो तो क्या होगा? मुझे किसी एक छोटे से होल से क्या कराना हो? पास कराना हो, तो हमारी बॉडी पूरे सरफेस में के कांटेक्ट में आएगी, ठीक ना? और फ्रिक्शन क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। वही होता है जब हम रेफ्रिजरेंट को स्मॉल ट्यूब से पास कराते हैं। जब स्मॉल ट्यूब से रेफ्रिजरेंट को पास कराते हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ट्यूब का क्या है? बहुत ही छोटा है, जिसके कारण रेफ्रिजरेंट के फ्लो को जो फ्रिक्शन ऑफर होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। और कल ही हम लोगों ने फ्लो थ्रू पाइप्स में पढ़ा था फ्रिक्शन लॉसेस। यहां पर ट्यूब का लंबाई बहुत ज्यादा नहीं है बट डायमीटर क्या है? बहुत कम, ठीक ना? तो जब रेफ्रिजरेंट को हम उससे पास करते हैं तो यहां पर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर होता है। और याद कीजिए, जैसे ही फ्रिक्शन की एंट्री हुई, प्रोसेस अब हमारा रिवर्सिबल नहीं रहेगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक ना? क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है वो रियल केस होता है और रियल में कोई भी चीज रिवर्सिबल नहीं होती। तो एक्सपेंशन वाल्व के अंदर जो प्रोसेस होता है बेसिकली वो आइसेंथैल्पिक होता है, ठीक ना? क्या होता है? अच्छा, आइसेंथैल्पिक क्यों होता है? इसका आंसर अगर आप थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ अप्लाइड टू फ्लो प्रोसेस देखें, फर्स्ट लॉ आप अपना नोट्स खोल के देखेंगे, फर्स्ट लॉ अप्लाइड टू फ्लो प्रोसेस, जहां पर हमने टरबाइन, कंप्रेसर, कैपिलरी ट्यूब, ठीक ना, इन सब के विषय में पढ़ा था। इन सब का बेसिकली क्या निकाला था? वर्क निकाला था। और उसके लिए हम लोगों ने एक इक्वेशन यूज किया था, फर्स्ट लॉ अप्लाइड टू फ्लो प्रोसेसेस, एनर्जी इक्वेशन, ठीक ना? क्या था वो एनर्जी इक्वेशन? बताया जरा, किसी को याद है? H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस G Z1 प्लस DQ इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस G Z2 प्लस D। यही है एनर्जी इक्वेशन। फर्स्ट लॉ अप्लाई टू फ्लो प्रोसेस में हमको यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू मिला था, ठीक ना? अब अगर आप कैपिलरी ट्यूब की बात करें तो ये एक स्मॉल पतली ट्यूब होती है, ठीक ना, जिसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, कोई सिलेंडर पिस्टन नहीं होता है, तो इससे आपको कोई वर्क नहीं मिलता। तो ये वर्क कितना हो गया? 0। इस ट्यूब को एडियाबैटिक बनाया जाता है। ध्यान रहे, ट्यूब तो कॉपर की होती है
बट उसे हम एडियाबैटिक मानते हैं, ठीक ना। क्यों मानते हैं भाई? फ्रिक्शन के दौरान जो भी हीट डेवलप होता है वो बाहर नहीं जाता, वो रेफ्रिजरेंट क्या करता है, खुद ही एब्जॉर्ब कर लेता है, और खुद एब्जॉर्ब करने के कारण कोई हीट बाहर गई नहीं। इसीलिए जब हम कैपिलरी ट्यूब से फ्लो को कंसीडर करते हैं तो उसे क्या मान लेते हैं, एडियाबैटिक। और जैसे ही हम एडियाबैटिक मानते हैं दिस डीक्यू विल बिकम जीरो। कैपिलरी ट्यूब एक स्मॉल ट्यूब है, अगर स्मॉल ट्यूब, अगर हम ऐसा स्मॉल ट्यूब देखें तो इसके लिए डेटम की वैल्यू Z1 और Z2 क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो Z1 और Z2 भी कैंसल आउट हो गया, ठीक ना। नाउ क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट क्या है, सेम है। अगर कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहे तो किसमें चेंज नहीं होगा भाई, वेलोसिटी में, ठीक ना। किसमें चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी में। तो v1² और v2² भी समाप्त हो जाएंगे, बचेगा क्या, h1 इज इक्वल टू h2। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, h1 इज इक्वल टू h2। ये क्या दिखा रहा है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस को। अगर इंथैल्पी क्या हो गई, h1 इज इक्वल टू h2 का मतलब dh इज इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो, dh इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू c। ये कई बार सिखाया है, ठीक ना। डिफरेंशिएशन जीरो होने का मतलब वो चीज खुद क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि कांस्टेंट को ही डिफरेंशिएट करने पर जीरो आता है। क्लियर है। तो dh का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ इंथैल्पी, और इंथैल्पी का डिफरेंशिएशन किसके बराबर है, इसका मतलब इंथैल्पी खुद क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्लियर है। तो एक्सपेंशन वाल्व के अंदर जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। बात समझ में आ रही है। और यही रीजन था कि हमने रेफ्रिजरेंट के फेज को भी चेंज किया, क्योंकि जब रेफ्रिजरेंट का फेज चेंज हुआ तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो गया, रेफ्रिजरेंट का कम हो गया, जिसको ट्यूब से पास कराना आसान है। और एक रीजन और भी है, इसको हम आगे जानेंगे। लिक्विड की हीट कैरिंग कैपेसिटी गैसेस के कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा होता है, ठीक ना। आप इसको फील कर सकते हैं, आप सामने से ठंडी हवा के सामने खड़े हो जाएं तो आपको ठंडक महसूस होगी, क्योंकि वो ठंडी हवा आपके बॉडी से क्या करेगी, हीट को लेके जाएगी। अब दूसरा देखिए, अगर आपके ऊपर ठंडा पानी गिरा दिया जाए तब आप ज्यादा ठंडक फील करेंगे, क्योंकि पानी की हीट कैरिंग कैपेसिटी हवा के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। आगे इस रेफ्रिजरेंट को आकर के एवोपरेटर में हीट को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। ये हमारा मकसद था, ताकि इसको हम किस में कन्वर्ट कर दें, लिक्विड में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि अगर लिक्विड यहां आएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर गैसियस रेफ्रिजरेंट यहां पे आता तो उसको उसकी हीट एब्जॉर्ब करने की क्षमता क्या होती, कम होती। ये सारे वो चीजें थी जिसके कारण हमने उसके फेज को क्या किया, कन्वर्ट किया। एक तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कम हो गया, दूसरा हीट कैरिंग कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। ये सारी वो पॉजिटिव चीजें थी जिनके कारण हम यहां पर रेफ्रिजरेंट के फेज को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। क्लियर है। यहां से एक्सपेंशन वाल्व से जब रेफ्रिजरेंट बाहर आता है तो क्या होता है भाई, ध्यान दें, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा ऑफर हो रहा है, ठीक ना, जिसके कारण रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। प्रेशर भी घट जाता है और टेम्परेचर भी घट जाता है। अभी डिप्लोमा लेवल के लिए इतना ही काफी है कि एक्सपेंशन वाल्व से पास कराने पर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के दोनों क्या होते हैं, घट जाते हैं। लेकिन हायर क्लासेस में अगर हम रहते तो हम जानते हैं कि एक्सपेंशन वाल्व से जब हम रेफ्रिजरेंट को पास कराएंगे तो प्रेशर तो हमेशा घटेगा, लेकिन टेम्परेचर के बारे में ये नहीं कह सकते कि वो हमेशा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इट डिपेंड्स अपॉन वन ऑफ द वैल्यू कॉल्ड जूल थॉमसन कोफिशिएंट। जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू पर निर्भर करता है कि टेम्परेचर डिक्रीज करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अभी डिप्लोमा लेवल के लिए इतना काफी है, इतना समझना काफी है कि जब एक्सपेंशन वाल्व से रेफ्रिजरेंट पास होता है तो उसका प्रेशर भी घट जाता है और टेम्परेचर भी, सामान्यतः टेम्परेचर क्या होता है, घटता, ये मान के चलना है। क्लियर है। तो जब यहां से निकला तो प्रेशर भी घटा और टेम्परेचर भी घटा। ध्यान दें, कैपिलरी ट्यूब का एक फंक्शन तो प्रेशर टेम्परेचर को कम करना है, और दूसरा फंक्शन और भी है, इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने में ये बहुत हेल्पफुल है।
याद कीजिए, फ्लो के लिए क्या जरूरी है? प्रेशर डिफरेंस। और प्रेशर डिफरेंस के लिए क्या होना चाहिए? एक सिस्टम जो हाई प्रेशर क्रिएट करे और दूसरा सिस्टम जो लो प्रेशर क्रिएट करे। यहां पर हमारा कंप्रेसर था जो रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को क्या कर रहा था? इंक्रीज कर रहा था, और दूसरा हमारा एक्सपेंशन वाल्व है जो रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को क्या कर रहा है? डाउन कर रहा है। और तभी इन दोनों के बीच क्या क्रिएट हो जाता है? प्रेशर डिफरेंस। ध्यान दें, यहां से प्रेशर इंक्रीज होता है और यहां तक प्रेशर हाई रहता है। जब एक्सपेंशन वॉल्व को क्रॉस कर जाता है तो प्रेशर क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है, और फिर यहां तक क्या रहता है? लो प्रेशर। बात समझ में आई? इसीलिए रेफ्रिजरेशन सिस्टम में दो प्रेशर होते हैं। इसके ऊपर वाले को हम हाई प्रेशर साइड कहते हैं और नीचे वाले को लो प्रेशर साइड कहते हैं। क्लियर है? कंडेंसर हमेशा कहां लगा है? हाई प्रेशर साइड में, और एवोपरेटर हमेशा कहां लगा है? लो प्रेशर साइड में, क्योंकि एवोपरेटर एक्सपेंशन वाल्व और कंप्रेसर के बीच लगा है। और एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है? प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। और ध्यान दें, इसने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया। एवोपरेटर फिर से क्या है? हीट एक्सचेंजर है, और हीट एक्सचेंजर में प्रेशर में चेंज नहीं होता। यानी जो प्रेशर एक्सपेंशन वाल्व ने मेंटेन, जो लो प्रेशर एक्सपेंशन वाल्व ने मेंटेन कर दिया, वही लो प्रेशर कहां मेंटेन रहेगा? एवोपरेटर में। सिमिलरली कंप्रेसर ने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, और कंडेंसर क्या है? फिर से हीट एक्सचेंजर है, और हीट एक्सचेंजर में क्या प्रेशर में चेंज होता है क्या? नहीं। यानी जो प्रेशर कंप्रेसर ने मेंटेन कर दिया, वही हाई प्रेशर कहां रहेगा? कंडेंसर में रहेगा। इसीलिए पूरे वीसीआरएस में सिर्फ दो ही प्रेशर लाइन मिलती हैं, हाई प्रेशर लाइन एंड लो प्रेशर लाइन। क्लियर है ना? यहां पर कुछ और भी चीजें सीखें। मैंने बताया ऑलरेडी कि जब हम रेफ्रिजरेंट को पास कराते हैं तो पास होते वक्त बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन ऑफर होता है, जिसके कारण हमारा प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाता है? घट जाता है। लेकिन साथ ही हम कैपिलरी ट्यूब को और एक्सपेंशन वाल्व में जो होने वाले प्रोसेस को क्या मान रहे हैं? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मतलब हीट ट्रांसफर जीरो। अब यहाँ फ्रिक्शन आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो हीट डेवलप हो रहा होगा, बट फिर भी हम हीट ट्रांसफर को जीरो मान रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि जो भी हीट डेवलप हुआ वो सराउंडिंग में नहीं गया। जो भी हीट डेवलप हुआ उसे किसने एब्जॉर्ब कर लिया? खुद रेफ्रिजरेंट ने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। और ये चीज हम आगे आपके पीएच और टीएस डायग्राम में इसको हम फील करेंगे, इसको देखेंगे। जब रेफ्रिजरेंट उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है तो कोई भी हीट कैपिलरी ट्यूब के बाहर नहीं जाता, और इसीलिए हम पूरे सिस्टम को क्या मानते हैं? एडियाबैटिक मान लेते हैं। क्लियर है? अब देखें, एक्सपेंशन वाल्व के बाद रेफ्रिजरेंट का प्रेशर भी कम हो चुका है और टेम्परेचर भी कम हो चुका है। अब ये लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट किसके अंदर जाएगी भाई? एवोपरेटर। अब आपने एवोपरेटर के भीतर पानी रख रखा है, ठीक है? अब उसके सराउंडिंग में रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट कर रही है जिसका टेम्परेचर क्या है? बहुत ही कम है। तो हीट का ट्रांसफर कहां से कहां होगा भाई? पानी से रेफ्रिजरेंट में, हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी में। और इस तरह से रेफ्रिजरेंट पानी के हीट को क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। इसलिए यहां पर हीट एब्जॉर्प्शन होता है। और जैसे ही हीट एब्जॉर्ब करेगी, ठीक ना, ध्यान दें, रेफ्रिजरेंट का फेज क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज और सीखें। यहां पर जैसे ही जो रेफ्रिजरेंट आया वो किस स्टेट में है? लिक्विड। अभी हम मान रहे हैं, लेकिन ध्यान दें, आगे चल के देखेंगे कि वो लिक्विड में नहीं होता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर। अब कहेंगे वेपर कहां से आ गया भाई? कैपिलरी ट्यूब में जो हीट एब्जॉर्ब किया था तो कुछ लिक्विड पहले ही किस में कन्वर्ट हो चुकी होती है? वेपर फेज में। जैसे पॉइंट 1 पे हमने स्टेट क्या माना था? सैचुरेटेड वेपर। वैसे ही कंडेंसर से निकलने के बाद पॉइंट कौन सा है? पॉइंट 3 पर ये हमारा एजम्पशन रहता है। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हम ये मान के चलते हैं कि यहां पर स्टेट क्या है? सैचुरेटेड लिक्विड है। यानी जब कंडेंसर से बाहर आया रेफ्रिजरेंट तो किस अवस्था में आया? लिक्विड अवस्था में। और जब एवोपरेटर से बाहर आया तो किस अवस्था में आया? वेपर अवस्था में। जब तक कि आपको कुछ कहा ना जाए हम इस एजम्पशन को हमेशा मानकर चलेंगे। एवोपरेटर के बाहर आएगा तो किस अवस्था में? वेपर कंडीशन में आएगा, सैचुरेटेड वेपर।
और कंडेंसर से बाहर जाएगा तो लिक्विड स्टेट में कौन सी अवस्था में, सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन में जाएगा। तो यहां पर निकला था तो लिक्विड निकला था, लेकिन जब कैपिलरी ट्यूब से पास हुआ तो कुछ लिक्विड फ्रिक्शन के कारण हीट एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब यहां पर नंबर 4 पे आता है, यानी जहां पर एवापोरेटर में इन कर रहा होता है, तो वहां पर कुछ लिक्विड भी होता है और कुछ वेपर। यहां पर एक हम स्पेशल डिवाइस का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लैश चैम्बर। क्या यूज करते हैं, फ्लैश चैम्बर। फ्लैश चैम्बर क्या करता है, जो वेपर बन चुका है उसको सीधे सीधे क्या करता है, आगे भेज देता है कंप्रेसर के पास, और जो लिक्विड है उसी को किससे पास कराता है, एवापोरेटर से। फिर से वही कॉन्सेप्ट है, अगर वेपर एवापोरेटर में जाता तो वो हीट एब्जॉर्ब नहीं करता, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना फेज क्या कर चुका है, चेंज कर चुका है। यहां पर सिर्फ लैटेंट हीट का ट्रांसफर होता है। किस हीट का, लैटेंट हीट का ट्रांसफर होता है। इसीलिए हम इसके अंदर वेपर को नहीं भेजते हैं। अगर हम वेपर को भेजेंगे तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए जो वेपर बन चुका है उसको फ्लैश चैम्बर की मदद से आगे भेज देते हैं, और जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसी को किससे पास कराते हैं, एवापोरेटर से, ताकि ये लिक्विड जब अंदर जाए तो हीट को एब्जॉर्ब करे और अपना फेज क्या कर ले, कन्वर्ट कर ले, और फेज चेंज करके कंप्लीटली वेपर बन के कहाँ निकले, 1 नंबर यानी कंप्रेसर के इनलेट पर। ध्यान दें, यहाँ एक पॉइंट के 2 मीनिंग है। पॉइंट 1 को हम 2 नाम से कह सकते हैं। ये कंप्रेसर का इनलेट है, कंप्रेसर का क्या है, इनलेट है, और एवापोरेटर का क्या है, आउटलेट है। सिमिलरली पॉइंट 2 को भी 2 नाम से बुला सकते हैं, कंप्रेसर का आउटलेट भी कह सकते हैं और कंडेंसर का इनलेट भी कह सकते हैं। पॉइंट 3 ये कंडेंसर का आउटलेट है, लेकिन कैपिलरी ट्यूब का क्या है, इनलेट है। और पॉइंट 4 कैपिलरी ट्यूब का आउटलेट है, लेकिन एवापोरेटर का इनलेट है। तो हर पॉइंट के 2 नाम हैं यहाँ पे, दोनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो आपको बताएगा कि एवापोरेटर से निकलने के बाद रेफ्रिजरेंट की क्या स्थिति है, कंडेंसर से निकलने के बाद रेफ्रिजरेंट की क्या स्थिति है, ठीक ना। और अगर कुछ नहीं दिया है तो हम हमेशा मानेंगे कि एवापोरेटर से निकलने के बाद यहाँ पर सैचुरेटेड वेपर है और यहाँ पर सैचुरेटेड लिक्विड है। अगर कुछ नहीं दिया है तो क्लियर है। एवापोरेटर भी हीट एक्सचेंजर है, यहाँ भी एक्सचेंज ऑफ हीट हो रहा है, और यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ हीट किन के बीच हो रहा है, जो सामान हमने यहाँ पे रखा है एवापोरेटर के भीतर उसके बीच, और जो लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व से आ रही थी उसके बीच। और यहाँ पर चूंकि रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम है, वो इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और लेकर किसके पास चल जाती है, कंप्रेसर। कंप्रेसर उसको फिर से कंप्रेस करके उसके प्रेशर टेम्परेचर को बढ़ाता है, और वो कहाँ जाता है, कंडेंसर में। जो हीट उसने एब्जॉर्ब किया था उसे यहाँ पर क्या कर देता है, रिजेक्ट करके, और फिर से तैयार हो जाता है नया हीट एब्जॉर्ब करने के लिए। और इस तरीके से ये साइकिल क्या होती है, कंटिन्यूअसली चलते रहता है, और ये सिस्टम लगातार अपना वर्क परफॉर्म करते रहता है। क्लियर है। हर एक सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट हैं उनका क्या काम है, उनके अंदर कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है, ठीक ना। ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है, किसके अंदर कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है, और किसका क्या फंक्शन है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, इस पूरे सिस्टम को अब साइकिल के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो इस VCRS के लिए जब हम साइकिल ड्रॉ करते हैं तो PVTS ड्रॉ नहीं करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं, PH एंड TS, क्योंकि इसमें PH का मतलब प्रेशर वर्सेस इंथैल्पी, और वो इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि यहाँ PV का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। PV हम वहाँ ड्रॉ करते हैं जहाँ हमें वर्क मिलता है और वर्क देना पड़ता है, जबकि यहाँ पर हमें जो भी कूलिंग हो रही है, ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, और यहाँ जो कूलिंग हो रही है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट किसका रोल है, एक्सपेंशन, किसका, एक्सपेंशन वाल्व का।
और एक्सपेंशन वाल्व में जो प्रोसेस परफॉर्म हो रही है दैट इज कॉल्ड आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, जिसको याद कीजिए शुरुआत में जब थर्मोडायनामिक्स में हमने प्रोसेस पढ़ा था उसको हम लोगों ने थ्रॉटलिंग भी कहा था। आइसेंथैल्पिक प्रोसेस का दूसरा नाम क्या है? थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग इज एन एग्जांपल ऑफ आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। इसीलिए इस पूरे सिस्टम में एक्सपेंशन वाल्व का रोल बहुत महत्वपूर्ण है कूलिंग परफॉर्म करने में, क्योंकि इसी की वजह से प्रेशर और टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट का क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसीलिए जब हम यहाँ ड्रॉ करते हैं तो पीवी डायग्राम ना ड्रॉ करके पीएच डायग्राम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमें किसको दिखाना है? एक्सपेंशन वाल्व। ध्यान रहे एक्सपेंशन वाल्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें जो प्रोसेस होता है वो इरिवर्सिबल होता है, क्योंकि यहां पर किसकी एंट्री है? फ्रिक्शन की। और फ्रिक्शन अगर है तो वो रियल सिचुएशन है, वो कभी भी उसको हम आइडियल नहीं मान सकते। और इसीलिए जब आप इस प्रोसेस को ड्रॉ करेंगे, एक्सपेंशन वाल्व के प्रोसेस को ड्रॉ करेंगे, तो हमेशा ब्रोकन लाइन का प्रयोग करेंगे। इरिवर्सिबल प्रोसेस को दिखाने के लिए हम हमेशा ब्रोकन लाइन का प्रयोग करते हैं और रिवर्सिबल प्रोसेस को दिखाने के लिए हम सॉलिड लाइन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? आइए देखते हैं पीएच डायग्राम और टीएस डायग्राम। सबसे पहले हम लोग पीएच डायग्राम देखेंगे। ये हमने इसका पीएच डायग्राम ड्रॉ किया। हम लोग डिटेल में एक एक पॉइंट को समझेंगे। इस पीएच डायग्राम में देखें, यहां पर इस सिस्टम में हमारे पास कितनी प्रेशर लाइन थी? मैंने बताया था कि कंप्रेसर से लेकर के यहां तक ये हाई प्रेशर साइड होता है, और एक्सपेंशन वाल्व से लेकर के यहां तक ये क्या होता है? लो प्रेशर साइड। यानी दो ही प्रेशर है, एक को हम हायर प्रेशर मान रहे हैं और दूसरे को हम लोअर प्रेशर मानते हैं। ठीक है? पीएच डायग्राम ये हमने ड्रॉ किया है। ये लाइन हमारी सैचुरेशन कर्व है। ये पीएच के लिए देखिए, सैचुरेशन कर्व पीएच का अलग है और टीएस का अलग है। उनके वेरिएशन के अनुसार इसको बनाया जाता है एक्सपेरिमेंटली। ठीक ना? तो इसमें अब हमें दो प्रेशर लाइन दिखानी है, हाई प्रेशर लाइन एंड लो प्रेशर लाइन, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में सिर्फ दो ही प्रेशर है, हायर प्रेशर एंड लोअर प्रेशर। अब चूंकि प्रेशर को हमने वाई एक्सिस पे लिया है और इंथैल्पी को हमने एक्स एक्सिस पे लिया है, तो इस पे दो कांस्टेंट प्रेशर लाइन दिखाने के लिए एक हमने पी लोअर लिया है और एक हमने पी हायर लिया है। यहां पी हायर किसके बराबर है? P3 इज इक्वल टू P2, और पी लोअर किसके बराबर है? P4 इज इक्वल टू P1। क्लियर है? तो ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। ठीक है ना? सबसे पहले आप सिलेक्ट करें पॉइंट 1। 1 से 2 के बीच क्या लगा था? कंप्रेसर। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये है हमारा पॉइंट 1 और ये है हमारा पॉइंट 2। अब समझे थोड़ा सा, 1 से 2 के बीच कंप्रेसर था और हमने पढ़ा कि कंप्रेसर में जो प्रोसेस होता है दैट इज आइसेंट्रोपिक, रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक। क्लियर है? जब कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है तो उसका प्रेशर भी बढ़ता है और टेम्परेचर भी बढ़ता है। ध्यान से देखें, 1 से 2 तक लगातार प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और साथ ही टेम्परेचर भी क्या हो, सॉरी यहां पर टेम्परेचर तो हम लोग आगे देखेंगे, यहां पर हम सिर्फ प्रेशर को देख सकते हैं। और साथ साथ अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो हमारी इंथैल्पी भी क्या हो रही है? बढ़ रही है, क्योंकि यहां हम प्रेशर और इंथैल्पी के रिलेशन को देख सकते हैं। तो 1 से 2 में प्रेशर भी बढ़ रही है और इंथैल्पी भी बढ़ रही है। बात समझ में आ रही है? अब यहां जो आपने देखा कंप्रेसर के अंदर ये जो प्रोसेस है क्या है? आइसेंट्रोपिक। तो जब हम कंप्रेसर का वर्क फाइंड आउट करेंगे, निकालना तो पड़ेगा कि कंप्रेसर का वर्क कितना हुआ। तो कंप्रेसर का वर्क किसके बराबर होता है? चेंज इन इंथैल्पी के बराबर होता है। ठीक है भाई, इस चीज को थोड़ा सीखें। मैं इसको मिटा दूं, ये तो हमने कैपिलरी ट्यूब के लिए बताया था और वीडियोस में अवेलेबल रहेंगे, ये सब जरूरत पड़ने पे आप देख सकते हैं। कंप्रेसर भी क्या है? एक ओपन सिस्टम है, ठीक ना? और इसका वर्क भी हमने निकालने सिखाया था। टरबाइन एंड कंप्रेसर मैंने एक साथ नोट कराया था, ठीक ना? तो कंप्रेसर के लिए जब अगर ये ओपन सिस्टम है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार क्या होता है? H1 प्लस बताएं V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस Z1 प्लस DQ। ये फर्स्ट लॉ अप्लाइड टू फ्लो प्रोसेस है।
दिस इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस DW, यही है। अब अगर आपको इसे कंप्रेसर के लिए यूज करना है तो कैसे करेंगे भाई? ध्यान दें, कंप्रेसर वो डिवाइस है जो प्रेशर को क्या करता है, बढ़ाता है। क्लियर है? तो यहां पर आप Z1 को किसके बराबर मान सकते हैं, Z2 के बराबर मान सकते हैं। क्यों भाई? ध्यान दें, अगर ये कंप्रेसर है, ये सेंटर लाइन है और हमने ये रेफरेंस ले लिया, तो यहां से ये हो गया Z1 और ये हो गया, दिस इज 0.1 एंड दिस इज 0.2। Z1 किसके बराबर हुआ, Z2 के। ध्यान दें, कंप्रेसर वेलोसिटी बढ़ाने के लिए नहीं होती है, क्या बढ़ाने के लिए होती है, प्रेशर बढ़ाने के लिए होती है। तो वेलोसिटी में जो चेंज होता है वो भी क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक ना। तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं GZ1 को GZ2 के रिस्पेक्ट में और V1 स्क्वायर बाई टी को किसके रिस्पेक्ट में, V2 स्क्वायर बाई 2 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं होती है। वेलोसिटी में चेंज कब होती है, जब ये या तो नोजल होता या फिर डिफ्यूजर होता। क्लियर है ना। बचा क्या भाई, अच्छा, कंप्रेसर में जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस उसको आइसेंट्रोपिक माना है, यानी रिवर्सिबल प्लस एडियाबैटिक। और अगर ये एडियाबैटिक है तो हीट का ट्रांसफर कितना होगा, 0। क्लियर है? तो बचा क्या इधर, H1 बचा इधर और इधर क्या बचा, H2 प्लस DW, ठीक ना। अब यहां से हम क्या निकाल लेते हैं, DW, दैट इज DW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2। अब जरा ध्यान से देखें, H1 ये पॉइंट है और H2 ये। जब हम कंप्रेस करेंगे तो इंथैल्पी किस पॉइंट की ज्यादा होगी, 2 की ना। यहां से यहां तक प्रेशर बढ़ रहा है, आप देखिए प्रेशर भी बढ़ रहा है और 1 से 2 तक इंथैल्पी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। दिस इज द इंथैल्पी ऑफ पॉइंट 1 एंड दिस इज द इंथैल्पी ऑफ पॉइंट 2। तो H2 बड़ा है किससे, H1 से, इसीलिए आप यहां से क्या कॉमन ले लें, माइनस H2 माइनस H1। दिस इज द वैल्यू ऑफ। अब देखिए फिर से, अब ये नेगेटिव साइन सिर्फ क्या बता रहा है, वर्क डन ऑन दी सिस्टम बता रहा है, लेकिन जो न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे वो हमेशा किसके बराबर होगा, H2 माइनस H1 के बराबर होगा। तो ये वो मेथड है जिससे हम आगे चल के किसका वर्क निकालेंगे, कंप्रेसर का वर्क निकालेंगे। क्योंकि कंप्रेसर में जो प्रोसेस है वो आइसेंट्रोपिक है, तो कंप्रेसर का वर्क कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। अब ये साइन कन्वेंशन की प्रॉब्लम ना आए इसके लिए क्या करेंगे, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाएंगे। बात समझ में आ रही है? अगर हमेशा आप बड़े में से छोटे को घटाएं तो कभी भी साइन कन्वेंशन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। छोटा बड़ा देख के चलेंगे तभी ये साइन कन्वेंशन आएगा, ठीक ना। अगर हमको पता है कि 2 बड़ा है तो हमेशा 2 में से 1 को माइनस करें, कभी भी साइन कन्वेंशन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर है? चलिए, तो ये चीज हम यहां देखते हैं। ध्यान दें, ये हमारा PS डायग्राम है और इधर हमने क्या ड्रॉ किया है, TS। दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। यहां पर 1 से 2 हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। अब कहेंगे सर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, हाँ, बट उसके लिए आपको कौन सा डायग्राम देखना पड़ेगा, TS, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी। इसमें हम देख सकते हैं कि 1 से 2 तक हमारी एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है, और तभी हमने यहां लिखा है S1 इज इक्वल टू S2। लेकिन जब हम pH डायग्राम पर देख रहे हैं तो कंप्रेसर में जब हम रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करते हैं तो प्रेशर भी बढ़ती है और प्रेशर के साथ साथ एंथैल्पी भी बढ़ती है। तो 1 से 2 में आप देख सकते हैं प्रेशर भी बढ़ रहा है और एंथैल्पी भी बढ़ रही है। एंथैल्पी H1 से कहां पहुंच जा रही है, H2 पहुंच जा रही है। क्लियर है? दिस इज द रोल ऑफ कंप्रेसर। नेक्स्ट, 2 से 3 के बीच कंडेंसर लगा है और कंडेंसर तो हीट एक्सचेंजर होता है। हीट एक्सचेंजर होने के कारण जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगा वो आइसोबेरिक यानी कांस्टेंट प्रेशर होगा। तो 2 से 3, ये देखिए लाइन क्या है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन, इसको हमने P हायर माना है, दैट इज P3 इज इक्वल टू P2। प्रेशर में कोई चेंज 2 से 3 तक, 2 से 3 तक प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट हो रहा है। तो ये तो pH डायग्राम के ऊपर हमने देखा। TS डायग्राम के ऊपर अगर आप देखें तो हमने पहले सीखा है कि TS डायग्राम के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर लाइन
कैसे बनती हैं, ध्यान से देखें। ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऐसे, ऐसे और ऐसे। देखिए यहां भी हमने पीएच लिखा है और यहां भी हमने पीएच लिखा है, यानी इस लाइन के ऊपर कहीं भी जाएंगे प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा। ये वो मेथड है जो हम लोगों ने सीखा था थर्मोडायनेमिक्स में, टीएस डायग्राम के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसे ड्रॉ होती है। ठीक है, तो यहां भी देखें, जैसे यहां पर हमारे पास दो प्रेशर लाइन थी, सिमिलरली यहां पर भी क्या है, हमारे पास दो प्रेशर लाइन है। एक को हमने हायर प्रेशर कहा है और दूसरे को हमने लोअर प्रेशर कहा है, पी लोअर एंड पी हायर। क्लियर है? अच्छा, इन दोनों लोअर प्रेशर और हायर प्रेशर को पहले किससे कनेक्ट किया गया है, कंप्रेसर से। 1 से 2 के बीच में क्या लगा है, कंप्रेसर। कंप्रेसर का पर्पस ही था कि लो प्रेशर से रेफ्रिजरेंट को कहां लेके जाएं, हाई प्रेशर। इसीलिए लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर के बीच में कौन लगा है, कंप्रेसर लगा है। यहां भी लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर के बीच में क्या लगा है, कंप्रेसर लगा है। ठीक है, 2 से 3 हमारा क्या है, कंडेंसर है। और कंडेंसर में क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेंट हीट को रिजेक्ट कर रहा है। अगर रिजेक्ट करेगा तो टेम्परेचर का क्या होगा, टेम्परेचर का क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगी। लेकिन ध्यान दें, यहां पर कुछ सीखने वाली चीज है, ये हमेशा नहीं होता है। यहीं पर अगर आप यहां देखें, नीचे 4 से 1, तो ये भी हीट एक्सचेंजर है जो कि एवोपरेटर को दिखा रहा है। लेकिन 2 से 3 कंडेंसर को और 4 से 1 एवोपरेटर को, दोनों में एक बेसिक डिफरेंस दिख रहा होगा। जब आप 4 से 1 को देख रहे हैं तो यहां पर सिर्फ लेटेंट हीट का ट्रांसफर हो रहा है। देखिए कौन सा रीजन है, फेज चेंज रीजन है ना, और फेज चेंज 4 से 1 किस रीजन में है, फेज चेंज रीजन में है। और फेज चेंज रीजन के दौरान सेंसिबल हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लेटेंट हीट का ट्रांसफर होता है। जबकि 2 से 3 में 2 से लेकर के इस पॉइंट तक, 2 से इस पॉइंट तक, ये कौन सा रीजन है, सुपर हीटेड रीजन है। और सुपर हीटेड रीजन में सेंसिबल हीट का ट्रांसफर हो रहा है। आप देख सकते हैं यहां से यहां तक टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। सेंसिबल और लैटेंट में अंतर तो यही होता है ना, सेंसिबल हीट में आप टेम्परेचर के चेंज को सेंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। लेकिन लैटेंट हीट में ये पॉसिबल नहीं है। लैटेंट हीट दैट इज, तभी लैटेंट हीट का ट्रांसफर तभी होता है जब फेज क्या हो, चेंज। और हमें पता है कि ड्यूरिंग फेज चेंज प्रेशर तथा टेम्परेचर दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अब यही चीज देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, अब ये भी फेज चेंज रीजन में है, यहां से यहां तक टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और साथ में ये कौन सी लाइन थी, कांस्टेंट प्रेशर लाइन, प्रेशर भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये बनी हमारी यहां से यहां तक, यानी कंडेंसर और एवापोरेटर दोनों हीट एक्सचेंजर हैं। लेकिन सामान्यतः कंडेंसर में हमें सेंसिबल और लैटेंट हीट का ट्रांसफर दिखता है, जबकि एवापोरेटर में हमें सिर्फ क्या दिखता है, लैटेंट हीट का ट्रांसफर। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे सुपर हीटेड कंप्रेशन, उसमें क्या होगा, यहां से कंप्रेशन ना होकर के यहां से कंप्रेशन होगा। उस केस में थोड़ा सा यहां भी क्या आएगा, सेंसिबल हीट देखने के लिए मिलेगा, बट वो प्रैक्टिकल केस होगा। आगे हम लोग देखेंगे कंप्रेसर की लाइफ को बढ़ाने के लिए हम लोग कभी भी सैचुरेटेड कंप्रेशन नहीं करते, हमेशा कौन सा करते हैं, सुपर हीटेड कंप्रेशन करते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना। हम लोग कहां पहुंच चुके हैं, 2 to 3, और 2 से 3 आते आते रेफ्रिजरेंट ने अपना फेज क्या कर लिया, चेंज कर लिया। ध्यान दें, यहां पर वो सुपर हीटेड स्टेट में था कंप्रेसर के बाद, और 2 से 3 ये रीजन कौन सा है, फेज चेंज। इस सैचुरेशन कर्व के भीतर का एरिया फेज चेंज रीजन है, जिसको कि हम वेट रीजन भी कहते हैं। इसके बाहर सुपर हीटेड, ये क्या है, सुपर हीटेड, इसको सब कूल्ड और इसको वेट रीजन कहते हैं। ठीक ना, सैचुरेशन कर्व के भीतर के रीजन को वेट रीजन या फिर फेज चेंज रीजन कहते हैं। क्लियर है ना। 2 से 3 जब रेफ्रिजरेंट पहुंचा तो 3 पे जब निकला तो इसकी स्टेट क्या थी,
सैचुरेटेड लिक्विड कहेंगे, यहाँ पर लिक्विड नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, यानी 100% लिक्विड। सैचुरेटेड का मतलब क्या है, 100% लिक्विड। सिमिलरली एंट्री के समय क्या था, 100% वेपर। अगर कुछ नहीं कहा गया है तो हमेशा मान के चलेंगे 100% वेपर पॉइंट 1 पे और 100% लिक्विड पॉइंट 3 पे। क्लियर है। यहां पर आए तो रेफ्रिजरेंट हमारा लिक्विड स्टेट में आ गया। इसके बाद किसका रोल है भाई, 3 से 4। 3 से 4 में कौन है, एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है, एक्सपेंशन वाल्व में जब रेफ्रिजरेंट इन कर रहा था तो उसकी अवस्था क्या थी, लिक्विड थी, वो लिक्विड स्टेट में था। अब ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट कैपिलरी ट्यूब के अंदर इन करता है। जैसे ही इन किया उसका एरिया क्या है, बहुत ही छोटा है, जिससे फ्लो के अगेंस्ट जो फ्रिक्शनल ऑफर हुआ वो क्या है, उसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है, जिसके कारण रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर बिल्कुल क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। हम लोगों ने फ्लो थ्रू पाइप में पढ़ा था कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहे, ठीक ना, तो चेंज किस में आता है, प्रेशर में आता है। फ्रिक्शन के कारण चेंज किस में आता है, प्रेशर में आता है, और इसीलिए यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है 3 से 4। यानी कैपिलरी ट्यूब में 3 से 4 में प्रेशर क्या हो गया, घट गया। यहाँ पर देखें 3 से 4 को मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है, 3 to 4। क्यों भाई, क्योंकि किसकी एंट्री हो चुकी है, फ्रिक्शन की। 3 से 4 में फ्रिक्शन की एंट्री हो चुकी है, और फ्रिक्शन की एंट्री के कारण यह प्रोसेस, जिसको कि हम थ्रॉटलिंग कह रहे हैं या आइसेंथैल्पिक प्रोसेस कह रहे हैं, यह कंप्लीटली इरिवर्सिबल हो जाता है, और इसलिए इसको हम लोगों ने ब्रोकन लाइन से दिखाया है। आइसेंथैल्पिक का मतलब इंथैल्पी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। इसको हम पीएच डायग्राम में देख सकते हैं। 3 से 4 तक इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं है, इंथैल्पी क्या है, कांस्टेंट है, और इसलिए हमने लिखा है H3 किसके बराबर है, H4 के बराबर है। क्लियर है, H3 इज इक्वल टू H4। बढ़े आगे ना। जब इसको आप यहां देखेंगे टीएस डायग्राम में, तो फिर से यहां बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। 3 से 4 को देखें, हमने लाइन तो डॉटेड बनाई है, ब्रोकन लाइन बनाया है, बट लाइन का डिजाइन देखें हमने स्ट्रेट नहीं रखा है, हमने थोड़ा सा कर्व करके उस तरफ टिल्ट किया है, ठीक ना। क्यों भाई, जरा ध्यान दें, जब 3 से 4 पे जा रहे थे तो क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर हो रहा था, ठीक ना। और कैपिलरी ट्यूब को हमने कैसा प्रोसेस माना, आइसेंथैल्पिक, यानी इंथैल्पी को क्या रखना था, कांस्टेंट रखना था। तो फ्रिक्शन के कारण जो हीट जनरेट हुई वो बाहर गई नहीं, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब से जो फ्लो हो रहा है उसको हम एडियाबैटिक मानते हैं, यानी जो भी हीट फ्रिक्शन के कारण डेवलप हुई उसे किसने एब्जॉर्ब कर लिया, रेफ्रिजरेंट ने ही एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब रेफ्रिजरेंट उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा ना। अगर वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन ये किस रीजन में हो रहा है, वेट रीजन में। और वेट रीजन में आप टेम्परेचर चेंज को देख पाएंगे। वेट रीजन में अगर लाइन सीधी रहे तो टेम्परेचर कांस्टेंट, लेकिन कैपिलरी ट्यूब के अंदर हो क्या रहा है, फ्रिक्शन ऑफर हो रहा है, और इस फ्रिक्शन के कारण हमने क्या माना था कि प्रेशर भी घटेगा और टेम्परेचर भी घटेगा। तो 3 से 4 में आप देखिए, 3 से 4 में यहाँ प्रेशर हायर प्रेशर से कहाँ आ गए हम लोग, लोअर प्रेशर, प्रेशर घट गया, और 3 से 4 में टेम्परेचर भी क्या हो गया, यहाँ पे था, यहाँ पर देखेंगे तो ये होगा T3, और यहाँ पर आ गए तो ये क्या हो गया, ये है T4। टेम्परेचर भी क्या हो गया, घट गया। लेकिन इस दौरान जो सबसे इंटरेस्टिंग थिंग ये था कि 3 से 4 में प्रेशर भी घट रहा है और टेम्परेचर भी घट रहा है, लेकिन जो फ्रिक्शन के कारण हीट डेवलप हुई वो खुद कौन ले रहा है, रेफ्रिजरेंट। और जब रेफ्रिजरेंट इस हीट को एब्जॉर्ब करता है तो रेफ्रिजरेंट की अवस्था क्या थी, 3 पे, लिक्विड। अब ये जैसे जैसे हीट एब्जॉर्ब करता है इसका कुछ पोर्शन किस में कन्वर्ट होता जाता है, वेपर में कन्वर्ट होता जाता है। और ध्यान दें, जब भी कोई रेफ्रिजरेंट हीट को एब्जॉर्ब करेगा उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, घटेगी या कांस्टेंट रहेगी, बढ़ेगी। इसीलिए देखिए 3 से 4 में लाइन किधर भाग रही है, इंक्रीज इन एंट्रोपी डायरेक्शन में। 3 से 4 एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ध्यान से देखें, दिस इज द एंट्रोपी ऑफ पॉइंट 3 S3 और दिस इज द S4।
3 से 4 में एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। आप बिल्कुल देख सकते हैं इसको। और ये ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन के कारण जो हीट डेवलप हुआ था वो हीट किसी और ने एब्जॉर्ब नहीं किया, वो खुद रेफ्रिजरेंट ने एब्जॉर्ब कर लिया। और जब रेफ्रिजरेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। इसीलिए लाइन सीधा ना के लाइन कहाँ गई, थोड़ा सा उस डायरेक्शन में गई जिस डायरेक्शन में एंट्रोपी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। क्लियर है? तो हम लोग कैपिलरी ट्यूब भी पहुंच गए। और कैपिलरी ट्यूब के बाद क्या है हमारा, एवापोरेटर। एवापोरेटर फिर से क्या है, हीट एक्सचेंजर। यहाँ फिर से प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो और ये प्रेशर कौन सा है, लोअर प्रेशर है। एवापोरेटर किस साइड में लगा हुआ है, लोअर प्रेशर साइड में, यानी 4 से 1 तक प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा। 4 से 1 में प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। यह कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, यहां भी देख सकते हैं और यहां भी देख सकते हैं। 4 से 1 ये लाइन कैसी है, P4 किसके बराबर है, P1, और उसको हमने किसके बराबर माना है, P लोअर के बराबर माना है। यहां से यहां तक कोई चेंज प्रेशर में नहीं होता है। और इसी दौरान चूंकि रेफ्रिजरेंट किस अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में, और कहें मिक्सचर के फॉर्म में है, क्योंकि यहां से जब निकला था तो ये पूरा रीजन क्या है, वेट रीजन में। और वेट रीजन में फेज लिक्विड और वेपर दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो यहां पर 4 पे लिक्विड और वेपर का क्या है, मिक्सचर है। तो जब ये मिक्सचर एवापोरेटर के अंदर से पास होता है तो वो बहुत लो टेम्परेचर पे होता है, इसीलिए वहां पर वो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब ये हीट एब्जॉर्ब करता है तभी जाकर एवापोरेटर में कूलिंग परफॉर्म होती है। रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या था, किसी चीज को ठंडा करना। तो जब रेफ्रिजरेंट यहां पर हीट को एब्जॉर्ब करती है तो वो चीजों को क्या कर देती है, जिससे हीट एब्जॉर्ब हुआ है वो चीज खुद क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और रेफ्रिजरेंट उस हीट को एब्जॉर्ब करके अपना फेज क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और सामान्यतः हम उसको क्या मानते हैं कि वो सिंपली अपना 100% फेज चेंज किया है, कहां पहुंच गया है, सैचुरेटेड वेपर के केस में पहुंच गया है। और उसके बाद फिर से कंप्रेसर अपना वही काम करता है और यह साइकिल लगातार निरंतर क्या रहती है, चलते रहती है। इसको कि हम क्या कह रहे हैं, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल कह रहे हैं। और सिस्टम को वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कह रहे हैं। कोई डाउट?